भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर सहमति बन गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कई बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि पाकिस्तान के मुद्दे पर शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या सख्त मैसेज दे दिया। साथ ही जानिए अमेरिका ब्रिटेन की कौन सी चालबाजी के खिलाफ है भारत। इसके बाद बात करेंगे शर्मिष्ठा पनोली पर जिसने केस करा वो कहां गायब है। और अंत में जानिए कोविड-19 के केसेस बढ़कर भारत में कितने हुए। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले जानिए पाकिस्तान के मुद्दे पर शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या सख्त मैसेज दे दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर सहमति बन गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कई बार इस सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका की वजह से सीज फायर पर सहमति बनी थी। इस मामले पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ब्राजील पहुंचा। थरूर ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उस दौरान उपराष्ट्रपति ने भारत की प्रतिनिधिमंडल की ब्राजील में यात्रा करने पर खुशी जाहिर की। थरूर ने इस दौरान भारत और पाकिस्तान के सीज फायर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही इसे रोक दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को किसी को समझाना था तो वह पाकिस्तान को था, क्योंकि पाकिस्तान मानने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमें मनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते थे। अब बात करते हैं अमेरिका ब्रिटेन की कौन सी चालबाजी के खिलाफ है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक महीने से कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता की थी। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि अमेरिका ऐसे देश से कारोबार नहीं करेगा जो दूसरे देश पर गोली चलाता हो। हालांकि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को सिरे से नकार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करीब 4 दिन में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे भारत ने, और उसके सैन्य ठिकाने और आतंकी अड्डों को बुरी तरह तबाह कर दिया था। हालांकि अमेरिका या किसी अन्य देश की मध्यस्थता के प्रस्ताव को दावे को भारत सिरे से नकार देता है। भारत का लंबे समय से स्पष्ट रूप यही है कि पाकिस्तान के साथ अपनी समस्या दो पक्षीय ढंग से हल की जाएगी। दरअसल शुरुआती दौर में जब भी किसी तीसरे पक्ष की भूमिका आई, तब से देश का पल्ला पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ दिखा। भारत पाकिस्तान विभाजन के कुछ महीने बाद ही पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया था। उस समय माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र जाने की सलाह दी थी। भारत ने 1 जनवरी 1948 का यह प्रस्ताव दिया कि भारत को उम्मीद थी कि कश्मीर के वैधानिक तरीके से भारत से मिलने के बाद उसके इलाके पे समस्या का हल मिलेगा। लेकिन ब्रिटेन ने भारत का साथ नहीं दिया, जिसे बहुत से भारतीयों ने इसे विश्वासघात भी माना। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने जनवरी-फरवरी 1948 के यूएन सेशन पर अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का एजेंडा जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, इसकी जगह यह भारत और पाकिस्तान का मुद्दा बन गया। भारत ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया। उसका कहना था कि यह कदम भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर लाकर खड़ा कर देगा, जबकि भारत ने पाकिस्तान की उकसावेपूर्ण कार्रवाई को बहुत झेला था। भारत का तब यह स्पष्ट मत था कि दुनिया भारत के साथ बर्ताव उसके अपने अधिकार के हिसाब से ना करे, जबकि संघर्ष वाले क्षेत्र के पक्ष के दौरान उसको भी देखा जाए। भारत लंबे समय से सफलतापूर्वक कूटनीति के जरिए इसे मनवाने में कामयाब भी रहा। भारत ने यूएन में इसकी सबक के बाद कड़ी शक्तियों को दूर रखा, जबकि पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता रहा। शीत युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी देशों की अगुवाई कर रहे अमेरिका को जरूरत थी तो उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया, जबकि भारत गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल था। और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हमले के वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया। हरकत उल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा जैसे जिहादी संगठनों ने पाकिस्तान सेना का सहारा बनकर खड़े रहे ताकि सोवियत यूनियन को हराया जा सके। अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को भरपूर समर्थन भी दिया था। अब बात करते हैं शर्मिष्ठा पनोली पर केस करने वाला कहां गायब है। जिसने शर्मिष्ठा पनोली पर केस किया था अब वो खुद कानून के शिकंजे में फंस चुका है और वह इस समय गायब है। इंस्टाग्राम वीडियो से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की गई थी और इसके बाद बवाल भी मच गया। इसी बीच खबर है कि शर्मिष्ठा पर आरोप लगाने वाला वजाहत खान कादरी अब खुद कानूनी शिकंजे में फंस चुका है। कादरी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 7 शिकायतें भी दर्ज की गई हैं, जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। हालांकि खबर यह है कि कथित तौर पर वह लापता भी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि यह शिकायत कोलकाता के लाल बाजार साइबर सेल समेत कई थानों में दर्ज कराई गई है और अभी तक उसकी पोस्ट की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
इन शिकायतों में एक मामला आत्मदीप नाम के एक एनजीओ के अध्यक्ष प्रसून मैत्रा ने दर्ज कराया। वह उत्तर 24 परगना के निवासी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वजाहत खान लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणियां पोस्ट करता जा रहा है। उनका एक्स अकाउंट इस समय लॉक्ड है। प्रसून मैत्रा का कहना है कि सरकार को उतनी ही तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी जितनी तेजी से वीडियो बनाने वाली युवती पर की गई। इधर इस मामले में गिरफ्तार की गई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। उनके वकील ने बताया कि शर्मिष्ठा को किडनी स्टोन की समस्या है और अलीपुर महिला सुधार गृह में उन्हें ठीक से साफ सफाई, दवाइयां और पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं मिल रही। वकील ने आगे कहा कि उन्हें सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर की है ताकि उसे बुनियादी अधिकार दिया जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार शर्मिष्ठा के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब पुलिस इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फॉरेंसिक जांच के नतीजे का इस्तेमाल कर इन नए मामलों में भी कार्रवाई करना चाहती है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जहां लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान न्याय और जेलों की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में कोविड-19 केसेस बढ़कर कितने हुए। भारत में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 4000 से ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या देश में कोविड-19 की नई लहर आ गई है और नए वेरिएंट कितने खतरनाक हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमण की मौजूदा लहर से अस्पतालों पर अधिक बोझ पड़ने की संभावना नहीं है। संक्रमण की नई लहर 2 नए कोरोना वेरिएंट के कारण आई है, जो ओमिक्रॉन JN.1 के वेरिएंट के म्यूटेशन से है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले बढ़कर 4026 हो गए हैं। 1 जनवरी 2025 से अब तक मौत की संख्या 37 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मरीज 512 दर्ज करे गए, जिसके बाद 1 जनवरी 2025 से अब तक होने वाले मरीजों की संख्या 2700 हो गई है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि संक्रमण दर में सुधार हो रहा है और फिर एक्टिव केस बढ़ने के बावजूद लोगों में बीमारियां ठीक हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू संयुक्त अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर SK चौधरी ने बताया, कोविड के मामले फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये JN.1 वेरिएंट के कारण है जो फिर से सामने आ रहा है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने कहा है कि यह सब वेरिएंट है। गंभीर रूप से बीमार रहने वाली व्यक्तियों को N95 पहनने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर खांसी आए और उसके बाद हाथ धोने का प्रयास करें तो आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तमाम ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे था हमारे साथी सिद्धा।